इस चैप्टर में पहले हम क्या पढ़ चुके हैं कि ठोस क्या होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। क्रिस्टलीय ठोस के बारे में हमको ज़्यादा पढ़ना है, अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में थोड़ा सा पढ़ के हम छोड़ देते हैं क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं आता। क्रिस्टलीय ठोस के बारे में हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते थे, उनको बांटा था कि उनके अंदर अवयवी कण किस तरह के हैं, आयन है या फिर कण है या अणु है। इसके बेस पे हमने परमाणु अणु के बेस पे बांटा था उसको। तो अगर वो सारे डाउट्स अभी क्लियर नहीं हुए तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का मैंने लिंक दे दिया हुआ है, आगे उसको क्लियर कर लो, फिर जाके हम ये सारी चीज़ें अभी पढ़ने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि क्रिस्टल जालक आखिर क्या होता है, एकक सेल क्या होता है और एकक सेल का पैरामीटर क्या होता है, अक्षीय दूरी और अक्षीय कोण के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इसमें देखते हैं कि अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि जो भी क्रिस्टलीय ठोस होते थे उसके अंदर जो अवयवी कण होते थे, क्रिस्टलीय ठोस के अंदर अवयवी कण होते थे और अवयवी कण में क्या हो सकता था, परमाणु अणु और आयन। तो वो क्या होते थे, अवयवी कण क्रिस्टलीय ठोस में हम देखते थे कि वो अवयवी कण एक निश्चित दूरी पे होते थे, निश्चित दूरी पे। जैसे एक अवयवी कण और दूसरे अवयवी कण के बीच में कुछ दूरी है मान लो, तो दूसरे और तीसरे में भी वही दूरी रहेगी। तो ऐसे करके सारे अवयवी कण अरेंज होते थे, रखे होते थे और वो सारे मिलके क्या बनाते थे, ठोस बनाते थे। तो क्रिस्टलीय ठोस बनता था हमारा। तो अब देखो मान लो कि एक अवयवी कण हमारा यहाँ पे है और एक अवयवी कण यहाँ पे और एक अवयवी कण यहाँ पे। इतना दूर नहीं होता पर इनके बीच में कुछ दूरी होती है, जिसको समझने के लिए हमने ऐसा डायग्राम बनाया है। अब ध्यान दो, इन सबको हम क्या करेंगे कि लाइन से इन सबको हम ज्वाइन कर देंगे, इन सबको जोड़ देंगे। अब जैसे इनको जोड़ा तो हमने क्या देखा कि एक हमारा शेप, एक आकृति हमको मिल गई। अवयवी कणों को जैसे ही हमने एक रेखा से जोड़ा, एक लाइन से इसको ज्वाइन किया, तो हमने अभी क्या देखा कि इनके बीच एक आकृति मिल रही है। अब देखो, अगर अवयवी कण ऐसे हो और ऐसे हो और ऐसे, इनको जोड़ो तो इनको जोड़ने पे एक और तरह की आकृति मिल रही है। तो किसी भी क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण कहाँ पे उपस्थित हैं, उनको एक रेखा से जोड़ने के बाद हमको एक आकृति मिल जाती है। बात समझ में आ रही है। अब इन आकृतियों में देखो, ये हमारा कैसा बनाता है, त्रिकोण बनाता है, त्रिभुज बनाता है, और ये हमारा क्या बनता है, स्क्वायर बनता है। समझ में आ रही बात। तो ये देखो, अलग अलग तरह की आकृतियां हो सकती है, उनको जोड़ने के बाद अलग अलग तरह की आकृतियां मिल सकती हैं। अब ध्यान दो, ये कब हो रहा है, जब हम इनको क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। और जब हम इनको जोड़ रहे हैं तो ये कैसा व्यवहार कर रहे हैं, बिंदु जैसा हम इसका ले रहे हैं कि एक बिंदु है, ये एक बिंदु है, ये एक बिंदु है और ये एक बिंदु है, और चारों बिंदुओं को हम एक रेखा से जोड़ दे रहे हैं। अब ध्यान दो कि अगर हमको एक पूरा क्रिस्टलीय ठोस दिखाना है तो उसके अंदर की सारी चीजें हमको कैसे दिखानी पड़ेगी। तो ये देखो, एक हमारा यहाँ पे अवयवी कण है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। सबके बीच की जो दूरी है वो क्या है, सेम है। तो ध्यान दो, इसको जोड़ेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा, ये बन जाएगा। और ये हमारा क्या बन रहा है, ठोस के अंदर की आकृति। अगर हम सारे अणु अवयवी कणों परमाणुओं को जोड़ रहे हैं तो ये एक आकृति हमारी बन जा रही है। तो ये जो आकृति हम बना रहे हैं, इसी का नाम हमने क्या दिया हुआ है, क्रिस्टल जालक। समझ में आ रही है बात। साइंस में हम क्या इस तरह तो सारी चीजों को नहीं पढ़ेंगे, हमको पता होना चाहिए कि इनके बीच की दूरी कितनी है, इनके बीच की दूरी कितनी है, ये कितने बड़े बड़े अणु अवयवी कण कितने बड़े हैं। तो ये सारी चीजें हमको जानना है। इस वजह से हमको एक मेजरमेंट करने की जरूरत होती है साइंस में, किसी भी चीज को मेजर करके। तो हम इस वजह से ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं। और ये जो हम आकृति बनाते हैं अवयवी कणों की, जिसमें सरल रेखाएं भी होती है, उसका नाम हमने क्रिस्टल जालक दे दिया हुआ है। तो क्रिस्टल जालक का फिर से एक बार डेफिनेशन पढ़ लो, परिभाषा पढ़ लो कि क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कणों का, क्रिस्टलीय ठोस, ये क्रिस्टलीय ठोस है और उसके क्या है, ये अवयवी कण है। इन अवयवी कणों का त्रिविमीय, ये अभी मैंने क्या बनाया हुआ है, एक बोर्ड पे बनाया हुआ है, लेकिन अगर इसको हम त्रिविमीय बनाए, 3D में बनाए तो एक शेप दिखेगा। जैसे देख लो, एक हम यहाँ पे अगर ट्रायंगल बनाते हैं तो वो ऐसा दिख रहा है, त्रिकोण बनाते हैं, त्रिभुज बनाते हैं। तो देखो, इसको समझाने के लिए मैंने एक यहाँ पे शेप लिया हुआ है। देखो, ये हमारा शेप है। ये सिर्फ हम बाहर वाले पार्ट को देख रहे हैं, बाहर वाले। अगर अंदर वाले पार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे भी 3 ठो होगा। और देखो, अगर उसको हम बनाने की कोशिश करें तो ये हमारा ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, और इन सबको अगर हम जोड़ देते हैं ऐसे, तब जाके ये हमारा क्या बन रहा है, एक
सॉलिड, एक हमारा त्रिविमीय ठोस बन रहा है, त्रिविमीय ऐसे टाइप का ठोस बन रहा है। समझ में आ रही है बात? तो ये ट्रायंगल जैसा शेप बन जा रहा है, ये तो ये देखो, ये अभी हम जो बना रहे हैं यहाँ पे बोर्ड पे तो 3D नहीं बना सकते, तो 2D बना रहे हैं, 2D से ही समझो, इसके बाद फिर 3D हम बनाएंगे अभी। तो ध्यान दो कि ये हमारा क्या डिफिनीशन में, परिभाषा में बोल रहा है कि अवयवी कणों का हमको त्रिविमीय ज्यामितीय विन्यास करना होगा। त्रिविमीय ज्यामितीय विन्यास, तो यही त्रिविमीय 3D में ज्यामितीय हमको बनाना होगा, और इसी को हम क्या बोलेंगे? क्रिस्टल जालक बोलेंगे, क्रिस्टल जालक बोलेंगे। अब ध्यान दो, क्रिस्टल जालक में क्या क्या चीज़ है, इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं क्रिस्टल जालक के। तो इसमें अवयवी कण, जो ये अवयवी कण है, अवयवी कण ये क्या होंगे? इनको हम क्या बोलेंगे? जालक बिंदु बोलेंगे। जहां पे भी अवयवी कण प्रेजेंट होंगे, जहां पे भी अवयवी कण प्रेजेंट होंगे क्रिस्टल जालक में, उसको हम जालक बिंदु बोलेंगे। और क्या करना होगा? इसके लक्षण क्या होंगे कि जालक बिंदु जहां पे अवयवी कण होते हैं उनके बीच एक सीधी रेखाएं हम ये करेंगे, सीधी रेखाएं खींचेंगे, और सारे सीधी रेखाओं को अगर हम ज्वाइन कर देंगे, सारे अवयवी कणों को जो प्रेजेंट है उसके अंदर, क्रिस्टल जालक के अंदर, उसको हम ज्वाइन कर देंगे तो एक ज्यामितीय रचना बन जाएगी जिसको हम क्रिस्टल जालक बोलेंगे। यहां तक समझ में आ गई बात कि क्रिस्टल जालक किसको बोलते हैं? क्रिस्टल जालक एक त्रिविमीय विन्यास है जहां पे अवयवी कण रखे होते हैं, उन सबको ज्वाइन करके बनाया गया होता है। अब ध्यान दो, इस क्रिस्टल जालक में हमको एक चीज दिख रही है कि ये और ये पहला पार्ट और दूसरा पार्ट बिल्कुल सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि इनके बीच की दूरी कभी बदलेगी नहीं। अगर एक ठोस है तो उसके बीच जो अवयवी कणों की दूरी है वो तो फिक्स होती है, वो तो कभी बदलती नहीं है। तो इस वजह से ये फिक्स है, इनके बीच की दूरी 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 फिक्स है, सारी चीजें फिक्स है। तो हम क्या देखते हैं कि इनका जो एरिया है वो क्या है? सेम है, या जो इनका शेप है वो सेम है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इसको अगर एक बार और बना दिया जाए तो ऐसा मिल जाएगा, इसको एक बार और बना दिया जाए नीचे तो ऐसा मिल जाएगा, और इसको एक बार और बना दिया जाए तो ऐसा मिल जाएगा। मतलब क्या कि इसको हम दोहरा के ये वाले पार्ट को हम बार बार दोहरा के और क्या बना सकते हैं? क्रिस्टल जालक। समझ में आ रही है बात? मतलब क्रिस्टल जालक में एक ऐसी आकृति है जिसके हम बार बार पुनरावृत्ति करें और पुनरावृत्ति करके सबको जोड़ दें तो हमारा क्या मिल जाता है? क्रिस्टल जालक। तो ये जो छोटा सा पार्ट है, चाहे ये वाला, चारों में से कोई भी छोटा सा अगर पार्ट है तो ध्यान दो, इन सबको हम क्या बोलेंगे? क्रिस्टल जालक बोलेंगे। तो सारे पार्ट को हमने मिला दिया तो क्रिस्टल जालक बना, लेकिन हर एक पार्ट को जिसको हम पुनरावृत्ति करके क्रिस्टल जालक बना सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? एकक सेल। तो ये एकक सेल है, इसको इकाई कोशिका भी बोलते हैं। ये एकक सेल है और एकक सेल की पुनरावृत्ति करते हैं तो हमको क्रिस्टल जालक मिलता है। यहीं से इसका डेफिनेशन हमारा आया हुआ है कि क्रिस्टलीय ठोस की वह छोटी से छोटी इकाई, क्रिस्टलीय ठोस की सबसे छोटी से छोटी इकाई जिसकी पुनरावृत्ति करने पे, इसकी पुनरावृत्ति हम यहाँ पे कर रहे हैं तो हमको क्या मिलता है? क्रिस्टल जालक। ये हमारा यहाँ पे मिलता है। समझ में आ रही बात? क्रिस्टल जालक को हमको कैसे पाना है? जब भी हम एकल सेल को क्या करेंगे? बार बार पुनरावृत्ति करके जोड़ेंगे तो क्रिस्टल जालक हमको मिल जाता है। तो ये हमारा एकल सेल हुआ। अब इसको हम समझते हैं 3D में एकल सेल को, इसका लक्षण समझ लिए और इसका परिभाषा समझ लिए। अब ध्यान दो, हमको एकल सेल के बारे में अच्छे से समझना है। क्या ये एकल सेल को अगर हम 3D में बनाते हैं तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा? अब देखो, एकल सेल को एक और अच्छी एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे एक हमारा वॉल होता है, दीवाल होती है, तो ये जो दीवाल है वो क्रिस्टल जालक है। उसमें जो ये एकल सेल है ना वो ईंट जैसा है। मतलब बार बार एक ईंट को लगाते जाओ तो क्या मिल जाएगी? एक पूरी दीवार मिल जाएगी। तो एकल सेल हमारा ईंट जैसा है और ये पूरा क्रिस्टल जालक एक दीवार जैसा है। तो अब देखो, एकल सेल को हम 3D में बनाने की कोशिश करते हैं और कैसा दिखता है ये देखते हैं। तो ये हम बार बार बना चुके हैं अपने क्लासेज में। ये दो हमारा ये हो गया पॉइंट, और इन सबको जोड़ने पे हमको क्या मिल जाएंगे? इन अवयवी कणों को जोड़ने पे हमको एक 2D स्ट्रक्चर मिलता है। लेकिन जब अगर इसको 3D बनाना होता है तो हमने क्या सीखा हुआ है कि एक यहाँ पे ऐसा ले लो और एक यहाँ पे ऐसा ले लो और फिर यहाँ पे ऐसा एक अवयवी कण और एक यहाँ पे ऐसा। तो इसको हमको क्या कर देना होगा? फिर इसको जोड़ देना होगा, सेम साइज का रखना होगा, जोड़ देना होगा ऐसा। और ये हमारा एक और बन गया और इसको यहाँ से मिला देते हैं,
इसको यहाँ से और इसको यहाँ से, तो ये जो हमारा बना ये एक्चुअल हमारा एकल सेल होता है, और इसको बार बार जोड़ के और हम क्रिस्टल जानक बनाते हैं। तो ये जो एकल सेल है हमारा, यहाँ पे इसके अवयवी कण प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं ऐसा। तो ये हमारा एकल सेल हो गया, इसका ये 3D फिगर हो गया। अब ध्यान दो कि एकल सेल क्या एक ही शेप का हो सकता है? एक ही शेप का हो सकता है। तो आंसर है कि देखेंगे कि इसको हम किस चीज से बाहर से कैसे देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, इसको और अच्छे से समझ लो। इसको और अच्छे से समझते हैं कि एकल सेल में कितने अक्ष होते हैं, कितनी भुजाएं होती हैं। तो 3 भुजाएं होती हैं। जैसे कैसे? जैसे एक ईंट होती है, जैसे एक क्यूबॉइड होता है। एक क्यूब में कितनी भुजाएं होती हैं? क्यूब में भी हमारी भुजाएं होती हैं, सारे साइड्स क्यूब के इक्वल होते हैं। लेकिन क्यूबॉइड में क्या होता है? उसकी ऊंचाई अलग होती है, और क्या अलग होता है? चौड़ाई अलग होती है, और क्या लंबाई अलग होती है। तो ये जो 3 भुजाएं हैं, चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई, 3 चीज से हम किसी चीज को मेजर करते हैं। तो इस चीज के बेस पे हम एकल सेल में क्या देख सकते हैं? कोई एकल सेल ऐसा हो सकता है जिसमें लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई तीनों सेम हो। कोई एकल सेल ऐसा भी हो सकता है जिसमें ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई सेम ना हो, तीनों सेम ना हो। कोई में ऐसा हो सकता है कि 2 तो सेम हो पर तीनों सेम ना हो। तो एकल सेल को हम जब भी देखते हैं बाहर से, तो हमको क्या लगता है? उसकी भुजाएं ही उसका शेप, उसकी आकृति बताती हैं। भुजाएं किस पे डिपेंड करती हैं? उनके बीच की दूरी पे। किसके बीच की दूरी पे? अवयवी कणों के। तो एकल सेल हमारा भुजाएं इसमें मेन रोल प्ले करती है, जिससे एक भुजा को ए मानते हैं, एक को हम बी मानते हैं और एक को सी मानते हैं। तो एक भुजा ए हो गई, एक भुजा बी, एक भुजा सी। ये एक समान भी हो सकती है और एक समान नहीं भी हो सकती। तो इस बेस पे हम बोल सकते हैं कि जो एकल सेल है हमारा, वो कैसा है, किस आकृति का है। तो ये भुजाएं ही इसको बताती हैं। और क्या चीज बता सकती हैं? तो ध्यान दो, अगर हमने ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया, ये वाला, यहाँ पे अवयवी कण प्रेजेंट है, तो ये तुम क्या बोलोगे कि किसका स्ट्रक्चर है? स्क्वायर का है। एकल सेल का 2D अगर स्ट्रक्चर मैंने बनाया तो एकल सेल में ये स्क्वायर दिखता है। लेकिन अगर थोड़ा सा इसको ऐसे दबा दें, ये देखो यहाँ पे अगर मैंने इसको थोड़ा सा इधर कर दिया, इसको थोड़ा सा इधर कर दिया, तो ये स्क्वायर तो रहा, लेकिन फिर क्या बन गया? ये काइट बन गया। समझ में आ रही है बात? ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। बस इसको पकड़ के और मैंने इधर पुश कर दिया है, दबा दिया है, तो क्या चेंज हो गया? पहले इसके बीच का कोण कितना था? 90 डिग्री, 90 होना चाहिए। अब इसके बीच का कोण कम हो गया। तो कोण बदल जाने के बाद भी इसकी आकृति कैसे दिख रही है? बदल जा रही है। तो ध्यान दो, एकल सेल में सिर्फ भुजाएं ही नहीं होती, कोण से भी इसकी आकृति डिसाइड होती है। और उस कोण को हम नाम देते हैं अल्फा, बीटा और गामा। तो कुल कितने पैरामीटर हो गए? पैरामीटर मतलब क्या कि कौन सी चीज आकृति को ये करती है, डिसाइड करती है एकल सेल के, कि कैसा शेप उसका होगा। तो 6 चीजें हमने देख ली, 3 इसमें भुजाएं थी और 3 इसके कोण थे। ये सारे इसके शेप को, इसकी आकृति को डिसाइड करते हैं। और इस बेस पे एकल सेल 7 तरह के होते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी समझ लो कि यहाँ पे एंगल कैसे लेंगे, इसके बीच के कोण को कैसे लेंगे, इन दोनों के बीच के कोण को। तो ए और बी के बीच का जो हमारा कोण होगा, ये ए भुजा है और ये बी। इसको ध्यान से देखो कि ये ए भुजा है हमारी, और ए और बी के बीच के कोण को हम गामा लेते हैं। ए और बी के बीच के कोण को गामा लेते हैं। बी और सी के बीच के कोण को हम अल्फा लेते हैं। बी और सी के बीच के कोण को अल्फा लेते हैं। इसको अल्फा को मैं रेड से लिख दे रहा हूं, समझ आएगा। और ध्यान दो, सी और ए के बीच के कोण को मैं इसको ब्लैक से बना रहा हूं। सी और ए के बीच के कोण को हम बीटा लेते हैं, बीटा। इसको याद रखने का क्या तरीका है? ए और बी के बीच में क्या आएगा? गामा आएगा। बी और सी में क्या आएगा? अल्फा आएगा। अल्फा और ए एक जैसे लगते हैं ना देखने में, तो ये याद रखो कि बी और सी होगा ना, तो उसके बीच में ए, मतलब कौन सा कोण होगा? अल्फा होगा। ठीक इसी तरह से
बी और ए के बीच में क्या आएगा, गामा आएगा। लेकिन ध्यान दो कि हम यहाँ पे क्या देखते हैं, सी और ए के बीच में क्या आएगा, बी जैसा शेप किसका दिखता है, बीटा का। तो दो चीजें अगर याद हो गई कि ए और सी के बीच में बीटा जैसा कोड आएगा, बी जैसा, और सी और बी के बीच में अल्फा जैसा कोड आएगा, ए जैसा जो दिखता है, तो बी और ए के बीच में ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा कि इसमें गामा आएगा। तो ये सारी चीजें हमको, इतनी सारी चीजें पता चल गई किसके बारे में, ये देखो क्रिस्टलीय जालक के बारे में, एकल सेल के बारे में, एकल सेल के पैरामीटर के बारे में, अक्षीय दूरी मतलब क्या, ये भुजाएं इनको अक्षीय दूरी बोलते हैं। और ये क्या होता है, अल्फा बीटा और गामा क्या है, अक्षीय कोण है, अक्षीय कोण है। तो ये जो एकल सेल है वो 6 चीजों पे निर्भर करता है, 3 भुजाएं और इनके बीच के 3 कोण, और इसके बेस पे एकल सेल को 7 पार्ट में डिवाइड किया गया है कि कैसे कैसे शेप के हो सकते हैं। और जैसी आकृति के एकल सेल होंगे पूरा क्रिस्टल जालक वैसी आकृति का होगा। आगे आने वाले लेक्चर में हम कवर करेंगे कि एकल सेल किस तरह के हो सकते हैं। वीडियो यहाँ तक देखा तुमने तो और सारे बच्चों को शेयर करो। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।